हेलो एवरीवन। आज है 29 अगस्त और ये है आज का द हिंदू पेपर का फर्स्ट एडिटोरियल जिसे हम डिस्कस करेंगे। आज हम बात करेंगे साउथ एशिया में हो रही साइलेंट डेमोक्रेटिक बैकलैश के बारे में, खासकर इंडिया और पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में, रीसेंट डेवलपमेंट्स में, बांग्लादेश में हो रही घटनाएं, श्रीलंका और पाकिस्तान के अर्लियर इवेंट्स और इंडिया में हाल ही में हुए जनरल इलेक्शंस के आउटकम्स ने जो शो किया कि साउथ एशिया में एक साइलेंट डेमोक्रेटिक बैकलैश चल रहा है। हम इन सब इवेंट्स का विश्लेषण करेंगे और समझेंगे कि कैसे इंडिया और पाकिस्तान की डेमोक्रेसीज में एक समान बैकलैश देखा जा रहा है। बैकग्राउंड: इंडिया और पाकिस्तान दोनों का कॉलोनियल लेगेसी एक जैसा है, लेकिन उनके पॉलिटिकल सिस्टम ने बहुत अलग ट्रेजेक्टरीज ली। इंडिया में जहां डेमोक्रेसी स्टेबल रही, वहीं पाकिस्तान में अथॉरिटेरियनिज्म और बढ़ गया। इंडिया में कांग्रेस ने मिडिल क्लास को रिप्रेजेंट किया, जबकि पाकिस्तान में मुस्लिम लीग ने लैंडेड एरिस्टोक्रेसी को रिप्रेजेंट किया। इंडिया में एक मास बेस्ड पॉलिटिकल पार्टी सिस्टम था, जबकि पाकिस्तान में ये काफी वीक था। अभी जो प्रेजेंट सिनेरियो है, जो इस आर्टिकल में डिस्कस किया गया है, इंडिया में रिसेंट इलेक्शंस ने बीजेपी के अथॉरिटेरियन पॉलिटिक्स के खिलाफ एक डेमोक्रेटिक पुशबैक दिखाया। वहीं पाकिस्तान के मिलिट्री पार्टी नेक्सस पर सवाल उठ रहे हैं। पब्लिक प्रोटेस्ट और इलेक्शंस की लेजिटिमिटी पर सवाल खड़े हो रहे हैं। दोनों देशों में सोशल फोर्सेस और डेमोक्रेटिक स्पेस रिक्लेम करने की कोशिश की गई है। अभी इसके कॉजेस देखते हैं। पॉलिटिकल कॉजेस: इंडिया इंडिया में नरेंद्र मोदी जी के राइज के बाद से इंडिया में एक अथॉरिटेरियन मॉडल की ओर शिफ्ट देखा गया, खासकर 2014 के बाद, जहां एग्जीक्यूटिव ओवररीच और कांग्रेस मुक्त भारत का नारा दिया गया। वहीं पाकिस्तान में मिलिट्री का डोमिनेंस शुरू से ही रहा है, लेकिन 2008 से डेमोक्रेटिक ट्रांजिशन देखी गई। हालांकि पाकिस्तान में रीसेंट इलेक्शंस में मिलिट्री और पॉलिटिकल एलिट्स के बीच कॉन्सेंसस ने अथॉरिटेरियनिज्म की एक नई लहर पैदा की। अब देखते हैं जोग्राफिकल कॉजेस। साउथ एशिया की जोग्राफिकल कंडीशंस ने भी इन पॉलिटिकल शिफ्ट को शेप किया। जैसे कि इंडिया में डाइवर्स पॉपुलेशन के बीच यूनिटी बनाए रखना एक चैलेंज रहा है, जबकि पाकिस्तान में ज्योग्राफिकल फ्रेगमेंटेशन ने मिलिट्री डोमिनेंस को मजबूत किया है। स्ट्रेटेजिक कॉजेस: इंडिया के स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट ने भी इस डेमोक्रेटिक बैकलैश में एक रोल प्ले किया है, जहां इंटरनल सिक्योरिटी और एक्सटर्नल थ्रेट को पॉलिटिसाइज किया गया। वहीं पाकिस्तान में मिलिट्री ने हमेशा स्ट्रेटेजिक डोमिनेंस बनाए रखने की कोशिश की है, लेकिन हाल ही के सालों में पब्लिक का बैकलैश भी देखा गया है। सोशल कॉजेस: इंडिया सोशली मिडिल क्लास डोमिनेंट है, जिसने कुछ हिस्टोरिकल मूवमेंट्स में डिक्टेटरशिप की ओर झुकाव दिखाया, जैसे इमरजेंसी। पाकिस्तान में भी मिडिल क्लास ने ट्रेडिशनली मिलिट्री रूल को सपोर्ट किया है, लेकिन यंगर जनरेशन अब इसके खिलाफ हो रही है। अब इसका इम्पैक्ट क्या है? इम्पैक्ट: इंडिया में ये बैकलैश बीजेपी के अथॉरिटेरियन मॉडल के खिलाफ एक बड़ी चुनौती है। यूनिवर्सिटीज में रिलीजियस सिंबलिज्म, आर्म्ड फोर्स इमेजरी का इस्तेमाल डेमोक्रेटिक प्रोटेस्ट में काउंटर करने के लिए किया जाता है। वहीं पाकिस्तान में मिलिट्री और पॉलिटिकल एलिट्स के बीच टेंशन्स बढ़ रही हैं। मिलिट्री के बीच अलायंस पब्लिक के बीच अपनी क्रेडिबिलिटी खो रहा है। इंडिया में मिडिल क्लास ने हिस्टोरिकली डिक्टेटरशिप को एफिशिएंट माना है, लेकिन रीसेंट डेमोक्रेटिक बैकलैश ने यह साबित किया है कि डेमोक्रेसी अभी भी स्ट्रांग है। हालांकि इंटरनल सिक्योरिटी और एक्सटर्नल थ्रेट को पॉलिटिसाइज करना एक बड़ा मुद्दा बना हुआ है। साउथ एशिया में हो रही ये डेमोक्रेटिक बैकलैश पूरी दुनिया के लिए एक महत्वपूर्ण संकेत है। ये दिखाता है, चाहे कितना भी अथॉरिटेरियनिज्म बढ़ जाए, सोशल फोर्सेस हमेशा डेमोक्रेटिक स्पेस रिक्लेम करने की कोशिश करती है। दुनिया को अब देखना होगा कि पाकिस्तान में ये बैकलैश किस रूप में सामने आएगा, इंडिया में ये ट्रेंड कैसे इवॉल्व होता है। अब बात करते हैं ट्यूबरक्लोसिस की, टीबी के बारे में, जो कि एक ऐसी बीमारी है जिससे डिकेड से लोग काफी ज्यादा नेगेटिवली इम्पैक्टेड हैं। आज भी एक बड़ा खतरा ये बना हुआ है। खासकर अगर हम इंडिया की बात करें तो यहाँ दुनिया का 1/4 मतलब 1/4 टीबी बर्डन है। हालांकि इंडिया में पॉलिटिकल विल ने टीबी के खिलाफ
में जो काफी लड़ाई काफी इम्पैक्टफुली लड़ी है, लेकिन हमें टीबी एलिमिनेशन के लिए नई टेक्नोलॉजी और वेज को अपनाने की अभी भी जरूरत है। इंडिया में टीबी के खिलाफ लड़ाई में सबसे अर्जेंट स्टेप है ड्रग रेजिस्टेंट टीबी के लिए नए छोटे रेजाइम्स को अपनाना। हाल ही में डब्ल्यूएचओ ने बीपीएएलएम नाम के एक नए रेजिमेन की सिफारिश की है जो ड्रग रेजिस्टेंट टीबी के मरीजों के लिए ज्यादा प्रभावी और कम साइड इफेक्ट्स वाला है। अब सवाल ये उठता है कि हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को टीबी के लिए कैसे डायग्नोज कर सकते हैं ताकि वो इन नए ट्रीटमेंट्स का फायदा उठा सके। इसका जवाब है एफिशिएंट स्क्रीनिंग और टेस्टिंग, ताकि एक्यूरेट डायग्नोसिस में देरी ना हो। अब देखते हैं कि जो करंट ट्रीटमेंट है उसमें क्या चैलेंजेस हैं। फर्स्ट, लॉन्ग एंड आर्डुअस रिजिम्स। अभी भी जो रेजिमेंट्स अवेलेबल है उसमें मरीजों को हर दिन 13 से 14 गोलियां खानी पड़ती हैं और ट्रीटमेंट का जो टाइम पीरियड होता है वो 9 टू 11 मंथ्स होता है। कुछ केसेस में ये पीरियड 18 टू 24 मंथ्स भी हो सकता है। सीवियर साइड इफेक्ट्स। इन लंबी टाइम पीरियड के ट्रीटमेंट के साइड इफेक्ट्स भी बहुत ज्यादा सीरियस होते हैं, जैसे कि हियरिंग लॉस या साइकोसिस। इकोनॉमिक इम्पैक्ट। लंबे समय ट्रीटमेंट रेजिम्स रेगुलर एम्प्लॉयमेंट लॉस का कारण बनते हैं, जिससे फैमिली पॉवर्टी की ओर धकेली जाती है। अभी ये जो न्यू बीपीएएलएम रेजिमेन है, ये है क्या? फर्स्ट ऑफ ऑल, इसका ड्यूरेशन शॉर्टर है, मतलब जो ऊपर चैलेंजेस हैं उसी को इसमें एड्रेस किया है। इसमें 3 से 4 टैबलेट्स खानी होती हैं और जो कि सिर्फ 6 महीने में कंप्लीट हो जाता है इसका पूरा ट्रीटमेंट। सेकेंड, हायर सक्सेस रेट है, 89% इसका सक्सेस रेट है, जो इंडिया टीबी रिपोर्ट 2023 के मुताबिक करंट रेजिमेन के 68% रेट से ज्यादा है। ये कॉस्ट सेविंग है। रिसर्च बताती है कि इस रिजाइम को इम्प्लीमेंट करने से ग्लोबल हेल्थ सिस्टम में लगभग 6180 करोड़ में सेविंग्स हो सकती है। अब हमें जरूरत है प्रोएक्टिव अप्रोच की, जिसमें पहला वल्नरेबल पॉपुलेशन। हेल्थ डेटा सेट्स और जीआईएस मैपिंग का इस्तेमाल करके हम वल्नरेबल पॉपुलेशन जैसे कि मैल न्यूट्रिशन, डायबिटीज, एचआईवी पेशेंट्स, फॉर्मर कोविड-19 पेशेंट और स्लम्स, प्रिजन, होमलेस कम्युनिटीज को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ठीक है, एफिशिएंट स्क्रीनिंग को एनहांस करने के लिए। सेकेंड, मल्टी डिजीज स्क्रीनिंग डिराइव्स। टारगेटेड मल्टी डिजीज स्क्रीनिंग डिराइव से टीबी केसेस को अर्ली डिटेक्ट किया जा सकता है, खासकर उन लोगों में जिनमें टिपिकल सिम्टम्स नहीं देखे जाते हैं। एडवांस डायग्नोस्टिक टेक्नोलॉजीज जैसे पोर्टेबल एक्सरे मशीन्स में एआई ड्रिवन टूल्स का इस्तेमाल करके डायग्नोस्टिक डिले को कम किया जा सकता है, खासकर रिमोट और अंडर रिसोर्स एरिया में। सेकेंड, रैपिड मॉलिक्यूलर टेस्ट का इस्तेमाल करके हम जल्दी से टीबी केसेस और ड्रग रेजिस्टेंट को डिटेक्ट कर सकते हैं, जिससे अप्रोप्रिएटिव ट्रीटमेंट ऑप्शंस को टाइमली इंप्लीमेंट किया जा सकता है। टीबी एलिमिनेशन के लिए हमें इस एसेंशियल एरिया प्रायोरिटाइज करना होगा। ये सिर्फ एक डिजीज से लड़ाई नहीं है, बल्कि एक हेल्थियर फ्यूचर में इन्वेस्टमेंट है। अगर हम सही तरीके से इन स्ट्रेटजीज को इम्प्लीमेंट करें तो वो दिन दूर नहीं जब हम टीबी फ्री होंगे। अब बात करते हैं इस आर्टिकल की, वॉर एंड पीस। इंडिया की इंडिया की रशिया और यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट में पीस ब्रोकर बनने की संभावना के बारे में हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कीव यात्रा की। उनके यूएस प्रेसिडेंट जोसेफ बाइडेन और रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन से टेलीफोनिक बातचीत भी हुई कि इंडिया इस कॉन्फ्लिक्ट में पीस मेकिंग की कोशिश कर सकता है, लेकिन क्या इंडिया वाकई में इस रोल के लिए अच्छी तरह से तैयार है? आइए इस पर चर्चा करते हैं। इंडियाज पोजीशन एंड चैलेंज। इंडिया ने 2022 में रशिया के यूक्रेन इन्वेजन के बाद इस कॉन्फ्लिक्ट में न्यूट्रल स्टैंड लिया, ना वो रशिया की तरफ था ना वो यूक्रेन की तरफ था। एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर जयशंकर जी ने इसे यूरोप्स वॉर कहा और इंडिया ने खुद को किसी भी ऐसी पीस प्रोसेस से दूर रखा जिसमें रशिया और यूक्रेन को टेबल पर आने की कोशिश हो। हालांकि मिस्टर मोदी ने हमेशा कहा कि इंडिया केवल शांति पक्ष
लेता है, लेकिन हिस्टोरिकल टाइज और मिलिट्री एवं एनर्जी डिपेंडेंसीज के कारण इंडिया को मॉस्को का पार्शियल माना जाता है। अगर इंडिया को रियल में पीस ब्रोकर बनना है तो उसे अपनी इमेज अनबायस्ड दिखानी होगी। करंट वॉर डायनामिक्स क्या है? रशिया यूक्रेन के बीच कॉन्फ्लिक्ट लगातार जारी है और दोनों पक्ष मिलिट्री गेन्स की उम्मीद रखते हैं। हाल ही में मॉस्को में मोदी जी की यात्रा से पहले रशिया ने यूक्रेन पर हमला किया और कीव की यात्रा से पहले यूक्रेन ने रशिया के कर्स्क ओब्लास्ट में ऑपरेशन किया। ये घटनाएं दिखाती हैं दोनों देश अपने गैस सेंसिटिविटीज की परवाह किए बिना ही डेंजरस पावर प्ले कर सकते हैं। अगर इंडिया वास्तव में कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन में अपनी भूमिका निभाना चाहता है तो उसे बहुत ही अटेंटिवली सावधानी से आगे बढ़ना होगा। अब तक सक्सेसफुल पीस एफर्ट्स बहुत कम रहे हैं और उनमें फोकस्ड एजेंडाज की जरूरत पड़ी है, जैसे ब्लैक सी ग्रेन इनिशिएटिव, ज़ैपोरिज़्ज़ा पावर प्लांट पर आईएईए के एफर्ट्स और रशियन एवं यूक्रेन प्रिजनर का लेटेस्ट एक्सचेंज। इंडिया को भी सीज फायर, कॉम्प्रोमाइज और लास्टिंग पीस के लिए अपने प्रिंसिपल्स को आर्टिकुलेट करना होगा। इस कॉन्टेक्स्ट में मोदी जी सरकार को भारत अपने इतिहास सीखना चाहिए। 1950 के डिकेड में प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू ने वियना के कहने पर सोवियत लीडर निकिता क्रुश्चेव से ट्रूप्स विड्रॉवल के लिए मीडिएशन की, जिससे ऑस्ट्रेलिया को पोस्ट वॉर न्यूट्रलिटी मिली थी। रशिया और यूक्रेन के अपने प्रपोजल्स ने इस सिचुएशन को और भी कॉम्प्लेक्स बना दिया है। मिस्टर जेलेंस्की चाहते हैं कि रशिया पहले यूक्रेन से पूरी तरह से मिलिट्री विड्रॉवल करे, जबकि मिस्टर पुतिन ने यूक्रेनियन फोर्स से उन रीजन से विड्रॉवल की मांग की है जो अब रशिया के कब्जे में है और कीव से नाटो में शामिल होने की एफर्ट्स को छोड़ने की बात कही है। इंडिया के लिए रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट में पीस ब्रोकर बनने की ये जो रास्ता है आसान नहीं होगा। न्यूट्रलिटी बनाए रखना और दोनों ही पक्षों को टेबल पर लाना एक बड़ा चैलेंज होगा। अगर इंडिया इस रोल को प्ले करने में सक्सेस हो जाता है तो उसे अपनी स्ट्रेटेजी बहुत सोच समझकर बनानी होगी और हिस्टोरिकल रीजंस को ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ना होगा। अब देखते हैं आगे होता